हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। सो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 हीट एनर्जी। और जो हमने यहाँ पे बुक ली है वो हमारी एशान पब्लिकेशन की बुक है, गिवन बाय लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। तो आप सभी ने वीडियो के थंबनेल पे बुक का कवर आपने देख लिया होगा। सो ये बुक हमारी एशान की बुक है, यहाँ पे थ्योरी पढ़ने के लिए और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सो जैसा आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 6 का जो हमारा नेम है ये है हीट ट्रांसफर। तो कैसे हीट का ट्रांसफर होता है, तो हमें यहाँ पे उसको क्या करना है, स्टडी करना है, पढ़ना है। सो चलिए कुछ यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम बेसिक पॉइंट्स कुछ आपको गिवन है यहाँ पे चैप्टर के अंदर, सबसे पहले हम उनको पढ़ते हैं, समझते हैं। सो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है, यू मस्ट नोटिस आफ्टर रेन दी वेट रोड्स ड्राई क्विकली। सो आपने देखा होगा कि जब कभी भी बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो हमारी रोड्स होती है, जो हमारी वो गीली हो जाती हैं, तो बहुत तेजी से वो क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं, वो ड्राई हो जाती हैं। नाउ वेयर डज द वाटर गो, तो जो ये पानी था हमारा वो कहाँ पे गया, जो रोड पे पानी प्रेजेंट था हमारा वो कहाँ पे गया। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स इवन दो इट इज एट अ रूम और नॉर्मल टेम्परेचर। अब वो जो पानी था सारा रोड के ऊपर वो सब किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स पे कन्वर्ट हो गया है। अब आप सभी को मालूम है कि जो वाटर है वो वेपर्स में कब कन्वर्ट होता है, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बट रोड पे तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, वहां पे तो टेम्परेचर क्या है हमारा, नॉर्मल ही है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये प्रोसेस यहाँ पे रोड्स के ऊपर हो रही है, क्या ये बॉइलिंग की जैसी है, बॉइलिंग से सेम है। वेयर इन अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड टू इट्स गैसियस स्टेट। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो प्रोसेस रोड के ऊपर हुई, जहाँ पे पानी जो है हमारा वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तो क्या ये बॉइलिंग ही हो रहा है यहाँ पे। सो although the end result in the above process is the same as that in boiling, it is altogether a different process than boiling। हालांकि यहाँ पे दोनों के अंदर जो एंड प्रोडक्ट है वो वेपर से हमारा, दैट मीन्स सेम है दोनों में। बट इसके बावजूद क्या है, यहाँ पे जो ये प्रोसेस हमारा रोड के ऊपर हो रहा है वो बॉइलिंग नहीं है, वो बॉइलिंग से कोई अलग कोई दूसरा प्रोसेस है। तो वो कौन सा प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपरेशन बोलते हैं। सो यानी कि अब हमें यहाँ पे क्या स्टडी करना है, क्या पढ़ना है, इवेपरेशन और बॉइलिंग को डिटेल में अच्छे से स्टडी करना है। दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ना है कि जब दोनों के अंदर जो एंड प्रोडक्ट है लास्ट में हमें मिलने वेपर्स ही है, तो फिर ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। सो चलिए बात करते हैं अब हम यहाँ पे बॉइलिंग और वेपराइजेशन की। तो बॉइलिंग हम बोल सकते हैं या इसको हम वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। So the process in which a liquid substance changes into a gas rapidly on heating is called boiling। तो बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग एक प्रोसेस होती है जहाँ पे एक लिक्विड सब्सटेंस गैस में चेंज हो जाता है रैपिडली, बहुत तेजी से, जब हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। सो व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम रैपिडली ऑन हीटिंग इट इज कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ वाटर। सो जब हम वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो बहुत तेजी से किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है या स्टीम में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग ऑफ वाटर बोलेंगे। नाउ अब जो बॉइलिंग होती है हमारी ऑफ अ लिक्विड, कोई भी लिक्विड है अगर हमारा, अगर हम उसको बॉइल करते हैं ना, तो बॉइलिंग हमेशा कब होगी, जब एक फिक्स्ड टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसे नहीं कि किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगी, वो हमेशा क्या होगी, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे ही होगी। और जो टेम्परेचर होगा एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेशन आ गई है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। कैसे हम डिफाइन करेंगे किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, तो हम सिंपली बोल देंगे कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का एक वो फिक्स्ड पॉइंट होता है जहां पे आके वो लिक्विड क्या होगा, वेपर्स में या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, when water is heated to a temperature of 100 degree Celsius, it boils rapidly to form steam. So the boiling point of water is 100 degree Celsius। तो जब कभी भी हम वाटर को, पानी को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं,
100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक तो वाटर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसी वजह से हम क्या बोलेंगे कि जो वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सो एट बॉइलिंग पॉइंट water changes its state from liquid to gas or you can say the vapor. सो बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर क्या कर लेगा, अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, कहाँ से, लिक्विड से गैस में, या आप बोल सकते हैं वेपर में। तो आप सभी को मालूम है जो मैटर होता है, मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये तीनों स्टेट ही क्या होती हैं, आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है, यानी कि हम एक ही स्टेट को दूसरे स्टेट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अब बेसिकली होगा क्या, जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो बेसिकली उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे जिससे कि वो गैस में कन्वर्ट होता है। सो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, द हीट एनर्जी मेक्स इट्स पार्टिकल्स टू मूव फास्टर। तो आप सभी को मालूम है कि जो मैटर होता है, मैटर स्मॉल टिनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। सो जब कभी भी हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, अब देखिए लिक्विड भी पार्टिकल्स का बना होगा, एंड आप सभी को मालूम है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके पास एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक जो एनर्जी होती है ना, वो तीनों स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट होती है, यानी कि सॉलिड में सबसे कम होती है, या या फिर आप नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती है और गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है। तो जब कभी भी हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, तो जो हीट एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, वो हीट एनर्जी उसके पार्टिकल्स को क्या कर देगी, उसको और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिससे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ज़्यादा तेजी से क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा, मूव करने लगेगा। At the boiling point, the particles of liquid have sufficient kinetic energy to overcome the forces of attraction, holding them together and separate into individual particles. अब आप सभी को मालूम है कि जो मैटर है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होती है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हम उसको बोलते हैं, जो उसके पार्टिकल्स को एक साथ बाइंड करके रखती है, उनको एक साथ जोड़ के रखती है। बट जब क्या होता है, किसी लिक्विड को हम हीट कर देते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, तो अब पार्टिकल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो उन फोर्सेस को, अट्रैक्शन फोर्सेस को ओवरकम कर जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग पार्टिकल्स के अंदर। और जो लिक्विड है वो बॉइल हो जाएगा यहाँ पे, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या क्या बना लेगा, वो गैस को फॉर्म कर लेगा। And during this process, all the molecules of the liquid are involved in the process. Hence, boiling occurs in the whole volume of the liquid. अब ऐसा नहीं है कि लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स ही वहाँ पे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। लिक्विड के अंदर जितने भी वहाँ पे पार्टिकल्स होंगे ना, वो सारे ही पार्टिकल्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं बॉइलिंग की प्रोसेस के अंदर। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो बॉइलिंग होती है हमारी, बॉइलिंग हमारा क्या होता है, एक बल्क फिनोमिना होता है, एक बल्क प्रोसेस होती है, यानी कि कंप्लीट लिक्विड के अंदर होगा ये, ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स के अंदर होगा। सो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है बॉइलिंग और वेपराइजेशन की प्रोसेस। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। सो आगे हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है, सो चलिए इस एक्टिविटी को हम देखते हैं यहाँ पे। तो एक्टिविटी में हमें यहाँ पे बोला गया है डिटरमाइनिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है वाटर का। तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या लेना है, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर। तो हमें यहाँ पे एक थर्मामीटर को क्या करना है, सस्पेंड करना है उसको ऊपर से। तो जैसा आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं इसके अंदर, तो ये हमारे पास क्लैंप स्टैंड है, और ये हमारे पास यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड हो गया। ट्राइपॉड स्टैंड पे यहाँ पे नीचे हमारे पास ये बर्नर है। देन हमने एक वायर गेज रखा हुआ है, ताकि हीट जो है ना वो एक प्रॉपर अमाउंट पे, सफिशिएंट अमाउंट पे यहाँ पे बीकर को प्रोवाइड हो जाए। देन ये हमारे पास बीकर है, बीकर के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, आइस क्यूब्स रखे हुए हैं। और ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, थर्मामीटर है, जो हमने क्लैंप से क्या किया हुआ है, उसको अटैच किया हुआ है, और जो सस्पेंडेड है किसके अंदर, इस बीकर के अंदर। नाउ अब हमें क्या करना है यहाँ पे, पुट अ ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट द वाटर, कीप स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो अब हमें एक ग्लास रोड से क्या करना है, उसको पानी को ऐसे हिलाते रहना है ताकि वो क्या हो, वो गर्म होता रहे।
कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल द मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। अब हमें क्या करना है, साथ साथ थर्मामीटर की रीडिंग को भी हमें देखते रहना है। कब तक? जब तक ज्यादातर जो वाटर है वो वहां से वेपराइज ना हो जाए। अब हमें क्या करना है, अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है फॉर द कन्वर्जन ऑफ वेपर वाटर इन लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, सो आपको यहाँ पे आइस क्यूब्स लेने थे, आइस क्यूब्स को हीट करना था। तो तब आप टेम्परेचर रीडिंग मेजर करेंगे थर्मामीटर के अंदर। सो वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा या 0 से कम भी हो सकता है। धीरे धीरे जैसे हीट होती जाएंगी आइस क्यूब, सो वाटर में कन्वर्ट होगी। सो जो थर्मामीटर में जो रीडिंग्स है हमारी वो भी इंक्रीज करेंगी। देन धीरे धीरे जैसे ही सारी आइस क्या हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। देन फिर जो वाटर है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, यानी कि थर्मामीटर में आपको 100 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग मिलेगी, तो वाटर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे कुछ और हमें पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। In the above activity, you must have noticed that the temperature of the system remains constant while the water is being transferred to steam. So जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, तो जब वाटर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि जो थर्मामीटर की रीडिंग है ना वो कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि वो या तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस ही होगी, वो उससे आगे फिर इंक्रीज नहीं करेगी। अब क्यों इंक्रीज नहीं करेगी? बिकॉज द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग स्टेट चेंज और यू कैन से बॉइलिंग इज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड टू गेन इनफ काइनेटिक एनर्जी टू मूव फार अपार्ट। अब बेसिकली हो क्या रहा है, आप यहाँ पे जैसे हीट दे रहे हो, तो वो हीट कौन ले रहा है, वो हीट वाटर के पार्टिकल्स ले रहे हैं। कौन ले रहा है वो हीट? वो हीट हमारे वाटर के पार्टिकल्स ले रहे हैं। और जैसे जैसे वाटर के पार्टिकल्स वो हीट लेते रहेंगे, तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और वो पार्टिकल्स फिर वेपर में कन्वर्ट होके इस बीकर से बाहर आने लगेंगे। यानी कि जो हीट मिली वो पार्टिकल्स को मिली, पार्टिकल्स हीट लेके कहाँ पे आ गए, बाहर आ गए। तो जो हमारा बाकी का जो वाटर था बचा हुआ था, जो बाकी के पार्टिकल्स थे, उनका टेम्परेचर तो क्या रहेगा हमारा, वो तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि हीट टेम्परेचर किसका बढ़ रहा है, पार्टिकल्स का बढ़ रहा है। जिन पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा वो उससे बाहर आ जाएंगे यहाँ से निकल के। तो जो ये हमारा मिक्सचर है या जो हमारा बाकी का सोल्यूशन बचा, लिक्विड बचा, उसका टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जो ये हीट यहाँ पे मिल रही है इनको, तो इस हीट को हम क्या बोलते हैं, इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। The latent heat of vaporization of a liquid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of the liquid at its boiling point to vapor or gas without any change in temperature. सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी हमारी, सो ये वो अमाउंट होगी, वो क्वांटिटी होगी हीट की जूल्स में। अब जूल्स आपको मालूम है, जूल जो होती है हमारी एसआई यूनिट होती है एनर्जी की। सो जूल्स में वो अमाउंट होगी हीट एनर्जी की जो हमें रिक्वायर होगी 1 किलोग्राम लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे किसमें कन्वर्ट करने के लिए, गैस में या वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में बिना कोई चेंज किए। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है बॉइलिंग और वेपराइजेशन का प्रोसेस। चलिए अब हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो आता है हमारा इवेपोरेशन। तो अब इवेपोरेशन की हम बात करते हैं यहाँ पे। सो इन दिस प्रोसेस सम ऑफ द लिक्विड एट द सरफेस absorbs heat from surrounding and turns into vapor or gas and mixes with the gases इन दी एयर। तो बेसिकली इवेपरेशन में क्या होता है, इवेपरेशन में जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड का जो सरफेस होता है, उस सरफेस से कुछ लिक्विड क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, कहाँ से, सराउंडिंग से। और एब्जॉर्ब करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो एटमॉस्फेयर में जाके या एयर में जाके क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, सपोज ये मैंने यहाँ पे एक वाटर टब लिया और इसको मैंने
ओपनली ऐसे रखा हुआ है। तो अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ये कंप्लीटली वाटर से फिल्ड है। तो ये जो है ये हमारा यहाँ पे सरफेस वाटर है, यानी कि जो सरफेस पे लिक्विड प्रेजेंट है। तो ये सरफेस लिक्विड क्या कर लेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। कहाँ से कर लेगा एब्जॉर्ब, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में या वेपर में कन्वर्ट होके एयर में जाके मिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे सिंपली बोलेंगे व्हेन अ लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर और गैस इट इज सेड टू इवेपरेट। यानी कि जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसको सिंपली क्या बोलेंगे कि वो इवेपरेट हो गया है। अब इवेपरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे, तो इवेपरेशन को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस एट एनी टेम्परेचर below its boiling point is called evaporation। सो इवेपरेशन एक वो प्रोसेस होता है जहाँ पे एक लिक्विड गैस में या वेपर में कन्वर्ट होता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन वो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। सो आई होप बच्चों आपको इवेपरेशन की प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई है। सो चलिए अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल को देखते हैं। सो you must have noticed the wet clothes and rain water puddles dry up after some time because of evaporation of water। तो अब देखिए जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि सपोज रेन के बाद क्या होता है, जो हमारी रोड्स होती हैं वो वेट हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं, या फिर अगर कहीं पे कोई होल्स हैं प्रेजेंट तो वहाँ पे पानी भर जाता है हमारा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पानी सारा वहाँ से क्या हो जाता है, इवेपरेट हो जाता है। ऐसे ही जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, तो क्लोथ्स को वॉश करने के बाद जब हम उनको ड्राई होने के लिए बाहर सनलाइट में हम स्प्रेड करते हैं, उनको फैलाते हैं, तो वो भी कुछ टाइम बाद वहाँ पे क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, ये सब इवेपरेशन ऑफ वाटर की वजह से ही हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग, कॉमन सोल्ट। तो कॉमन सोल्ट आप सभी को मालूम होगा। सो कॉमन सोल्ट जो हम घर पे सोल्ट यूज करते हैं फूड के अंदर सोल्टी टेस्ट के लिए, सो उसको कॉमन सोल्ट बोलते हैं, जिसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो NaCl होता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये इसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड, या इसको हम कॉमन सोल्ट बोल देते हैं। सो इस कॉमन सोल्ट को भी हम कहाँ से रिकवर करते हैं, सी वाटर से रिकवर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन, इवेपरेशन की ही प्रोसेस से। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 6.3 में, कॉमन सोल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द इवेपरेशन ऑफ सी वाटर कलेक्टेड इन शैलो लैगून्स बाय द हीट ऑफ द सन। तो बेसिकली क्या होगा, जो सी वाटर होता है ना उसको कलेक्ट कर लिया जाता है बहुत बड़े एरिया के अंदर, और फिर धीरे धीरे सनलाइट की हेल्प से क्या होता है, जो वाटर होता है वो इवेपरेट हो जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास फिर वहाँ पे नीचे क्या मिलता है, हमें हमें सॉल्ट मिलता है, क्योंकि सारा वाटर क्या हो जाएगा, वहाँ पे इवेपरेट हो जाएगा। नाउ whenever a liquid evaporates it must be supplied the latent heat of vaporization। The cooling caused by the evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, it draws or takes the latent heat of vaporization from anything which it touches। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ। तो देखिए जब कभी भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वो क्या कोज करता है, वो एक कूलिंग इफेक्ट को कोज करता है, कूलिंग इफेक्ट को शो करता है। अब वो कूलिंग इफेक्ट किस वजह से होता है, तो ध्यान से अब आप यहाँ पे एक एग्जांपल की फॉर्म में इसको समझ सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे अ, एक मैंने ये मड का पोट लिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक मड पोट लिया, और इस मड पोट के अंदर यहाँ पे मैंने क्या फिल किया हुआ है, इसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है। अब क्या होगा, अब जो ये वाटर होगा ना, अब आपको मालूम है कि जो मड पोट होते हैं ना, मड पोट में क्या होते हैं ना, वो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, पोर्स, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। तो उन सपोज करो ये पोर्स प्रेजेंट है, तो ये हमारे पोर्स प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इन पोर्स के थ्रू अब क्या होगा, जो हीट है आउटसाइड, जो हीट है ना सराउंडिंग की जो हीट है, वो इन पोर्स के थ्रू अंदर क्या करेगी, अंदर एंटर कर जाएगी।
और जैसे ये हीट अंदर एंटर करेगी तो जो वाटर है, वाटर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर इवेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वाटर इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या हो जाएगा, इवेपरेट हो जाएगा। और जैसे ही इवेपरेट होगा तो क्या होगा, हीट जो सराउंडिंग की हीट थी वो इस हीट को किसने ले लिया है, वाटर ने ले लिया है। यानी कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो क्या हो गया, वो हमारा लो हो गया है, वो कम हो गया है। तो इसी वजह से क्या होता है, सराउंडिंग में एक कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब कभी भी कोई लिक्विड इवेपरेट होता है ना, तो वो क्या कोज करता है, वो कूलिंग इफेक्ट को कोज करता है। सो बाय losing heat, this anything gets cooled. Water kept in earthen pot remains cool even in hot summers is a good example of cooling effect of evaporation. सो जैसा आपने देखा होगा कि जब हम गर्मियों में जो हमारा मड पोट होता है या अर्थन पोट जो होता है उसके अंदर हम पानी को फिल करके रखते हैं, तो गर्मियों के टाइम पे भी क्या हो जाता है, वो पानी कूल रहता है। सो क्यों रह रहा है, क्योंकि वहां पे इवेपरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट हो रहा है। सो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है इवेपरेशन का प्रोसेस और क्यों इवेपरेशन कूलिंग इफेक्ट कोज करता है। नाउ अब यहाँ पे हमें एक फैक्ट गिवन है यहाँ पे टेबल में, डू यू नो। तो यहाँ पे हमें गिवन है एवरी आवर अर्थ्स ओशियन आर इवेपरेटिंग 50 क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ वाटर इनटू एयर। सो देखिए आपको मालूम है कि जो अर्थ है, अर्थ का अबाउट थर्ड पोर्शन यानी कि 3/4 पोर्शन जो है वो हमारा ओशियन से कवर्ड है। तो इन ओशियंस में से भी जो वाटर है ना वो इवेपरेट होता है एवरी आवर, और कितना, 50 क्यूबिक किलोमीटर्स, या फिर आप इसको अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 13 ट्रिलियन गैलन्स ऑफ वाटर। सो इतना वाटर एवरी आवर क्या हो रहा है, अर्थ के ओशियन से इवेपरेट हो रहा है। जस्ट द लीव्स फ्रॉम अ सिंगल एकड़ ऑफ ट्रीज। अब आपको मालूम है जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज भी वाटर को इवेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो वो भी अराउंड, अगर सपोज करो 1 एकड़ के अंदर जो ट्रीज है ना, तो उनमें से जो एक जो लीव्स होती है सभी ट्रीज की, सो वो अराउंड 8,000 गैलन्स ऑफ वाटर को इवेपरेट करती है एयर के अंदर इन अ डे, विच इज इनफ टू फिल अ स्विमिंग पूल। जो इतना पानी है कि जिससे हम एक स्विमिंग पूल को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ये एक फैक्ट था। ये आपके नॉलेज पर्पज के लिए काफी अच्छा है, आप इसको याद रख सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे फैक्टर्स की। तो देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं इवेपरेशन के ऊपर, इवेपरेशन के रेट पे। चलिए वन बाय वन अब हम सभी फैक्टर्स को यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा फैक्टर आता है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर किस तरह से इवेपरेशन के रेट को अफेक्ट करता है। रेट ऑफ इवेपरेशन increases on increasing the temperature of the liquid। तो जैसे जैसे हम लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ इवेपरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। when the temperature of a liquid is increased by heating it, more particles of the liquid get enough kinetic energy to go into the vapor state or gaseous state। और इससे क्या होगा, इससे जो रेट है इवेपरेशन का वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। एंड द रेट ऑफ इवेपरेशन ऑफ अ लिक्विड बिकम्स मैक्सिमम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम किसी लिक्विड को इतनी हीट दे दे, इतना टेम्परेचर उसका बढ़ा दे उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, तो बॉइलिंग पॉइंट पे जाके जो रेट ऑफ इवेपरेशन है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड इफेक्ट पे। तो सेकंड इफेक्ट है हमारा सरफेस एरिया। तो देखिए जो सरफेस एरिया है लिक्विड का वो कैसे अफेक्ट डालेगा, रेट ऑफ इवेपरेशन पे। द रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अगर हम किसी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो जो उसका रेट ऑफ इवेपरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, if the same liquid, you can say water, is kept in a test tube and in a china dish, then the liquid kept in the china dish will evaporate more rapidly। अब ऐसा क्यों होगा,
बिकॉज जो चाइना डिश होती है ना उसका सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा होता है। सो अगर हम उसके अंदर वाटर को फिल करेंगे तो वाटर का भी ज़्यादा सरफेस एरिया किसके कांटेक्ट में आएगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, तो ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब हो गई। सो अब आप इस टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं इसका एक बहुत ही कम सरफेस एरिया होगा, यानी कि अगर मैं इसके अंदर वाटर फिल करता हूँ तो बहुत ही कम सरफेस एरिया वाटर का डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा। वहीं पे अगर मैं चाइना डिश की बात करता हूँ तो ये एक बाउल की तरह होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ज़्यादा सरफेस एरिया क्या है, एयर के कांटेक्ट में आएगा वाटर को अगर हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर ज़्यादा सरफेस एरिया है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, हमारा ज़्यादा हो जाएगा। नाउ अब सेम एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ से भी ले सकते हैं। सो इन अवर डेली लाइफ इफ वी स्प्रेड आउट द वॉश्ड वेट क्लोथ्स while drying to increase their surface area for the rapid evaporation of water present in them। तो जब कभी भी हम अपने कपड़ों को वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद उनको सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी रॉप के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम उनको स्प्रेड करते हैं, उनको फैला के हम सुखाते हैं ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया सनलाइट के कांटेक्ट में आए या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आए तो ज़्यादा जल्दी से वहाँ पे क्या हो, इवेपोरेशन हो वाटर का। सो आई होप बच्चों आपको ये सेकंड इफेक्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड इफेक्ट पे। सो थर्ड इफेक्ट है हमारा ह्यूमिडिटी। अब आपको मालूम होगा ह्यूमिडिटी क्या होती है। सो बेसिकली ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ टर्म कॉल्ड ह्यूमिडिटी। सो कितना वाटर या कितना वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो उसको हम एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। नाउ अब देखते हैं हम कैसे ये अफेक्ट करेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन को। सो व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, दैट मीन्स ड्राई डे, देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई एंड वाटर इवेपोरेट्स मोर रीडली। सो अगर ह्यूमिडिटी जो है ना एयर की बहुत ही लो है, यानी कि वाटर वेपर की अमाउंट एटमॉस्फेयर में या एयर में बहुत कम है, तो उस दिन क्या होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑन अ ड्राई डे sweat from our body evaporates more readily and we feel cool and comfortable। so जब कभी भी ह्यूमिडिटी कम होती है तो हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है और वो स्वेटिंग बहुत तेज़ी से क्या होगी, इवेपोरेट होगी और हमें कैसा फील होगा, हमें कूलिंग इफेक्ट फील होगा। एंड when the humidity of air is high, then the rate of evaporation is low and water evaporates very slowly। और जब कभी भी ह्यूमिडिटी क्या होगी, एयर की हाई होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा कम हो जाएगा और जो वाटर है वो बहुत स्लोली स्लोली इवेपोरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑन अ मॉइस्ट और रेनी डे, जब कभी भी बारिश का मौसम होता है या बारिश का टाइम होता है तो उस टाइम पे जो स्वेट होती है ना हमारी बॉडी से वो बहुत इजीली इवेपोरेट नहीं करेगी और उस टाइम पे हमें क्या होगा, हमें इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होगा बिकॉज कूलिंग इफेक्ट नहीं हो पाएगा वहाँ पे। सो आई होप बच्चों आपको थर्ड इफेक्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है किस तरह से ह्यूमिडिटी यहाँ पे अफेक्ट डालती है रेट ऑफ इवेपोरेशन। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा विंड स्पीड। सो फोर्थ एंड द लास्ट इफेक्ट है हमारा ये विंड स्पीड। सो देखते हैं विंड स्पीड कैसे इफेक्ट डालती है। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग विंड स्पीड। सो अगर विंड स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हमारा बढ़ जाएगा। When the speed of wind increases, so the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding। सो जब कभी भी क्या होता है, हवा बहुत तेज चलती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो वाटर है वो हवा के साथ में क्या हो जाता है, वो सराउंडिंग में से मतलब कि दूर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्टिकुलर वो एरिया था जहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा था वहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, वाटर वेपर की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे और ज़्यादा इवेपोरेशन होगा ताकि वो फुलफिल कर सके वाटर वेपर की कंसंट्रेशन को सराउंडिंग में। तो इसी वजह से क्या होगा, दिस इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर।
तो जो वाटर का रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। For example, the washed wet clothes dry more quickly on a windy day because evaporation is faster due to the high speed of the wind. So जब कभी भी हम कपड़ों को बाहर सुखाते हैं और तेज हवा चलती है तो उस टाइम पे जो कपड़े हैं ना हमारे वो ज़्यादा तेजी से क्या हो जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हमारा वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। सो ये हमारे 4 इफेक्ट्स थे जो अफेक्ट डालते थे रेट ऑफ इवेपोरेशन पे। 4 फैक्टर्स हो गए हमारे यहाँ पे। सो आई होप बच्चों आपको ये सभी फैक्टर्स अच्छे से क्लियर हो गए, समझ में आ गए हैं। सो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं टॉपिक पे। सो ये हमारा यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। सो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे इन दोनों के प्रोसेस के अंदर डिफरेंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है मीनिंग। सो दोनों का मीनिंग क्या होता है? सो दोनों का डिफरेंट मीनिंग होता है हमारा। सो बॉइलिंग implies a vaporization process that turns liquid into gas when continuously heated. सो बॉइलिंग क्या होगा? बॉइलिंग एक वेपराइजेशन का प्रोसेस इंप्लाई करता है, स्टार्ट करता है, जिसमें जो लिक्विड है हमारा वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसको कंटिन्यूसली हीट करते हैं। वहीं पे जो इवेपोरेशन है ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जहाँ पे क्या होगा, लिक्विड चेंज होगा वेपर में ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। अब हम इसको यहाँ पे हीट नहीं करेंगे, ये हीट अपने आप ही लेगा कहाँ से? सराउंडिंग से। यानी कि इसको एक्सटर्नल सोर्स से हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही यहाँ पे क्या कर लेगा? सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है फिनोमिना। तो किस तरह के फिनोमिना होते हैं ये दोनों? जो बॉइलिंग होता है हमारा, बॉइलिंग हमारा एक बल्क फिनोमिना होता है इन द सेंस दैट इट अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड। क्यों? क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बॉइलिंग के अंदर जो लिक्विड होगा ना, लिक्विड के सभी पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बल्क फिनोमिना बोलते हैं। वहीं पे जो इवेपोरेशन है हमारा, ये एक सरफेस फिनोमिना होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कहाँ पे टेक प्लेस करेगा? ओनली ऑन दी सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे ही होगा, बाकी दूसरे पार्ट पे, बाकी दूसरे पार्टिकल्स में नहीं होगा। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर रिक्वायर। तो कितना टेम्परेचर रिक्वायर होगा यहाँ पे इन दोनों प्रोसेस के अंदर? बॉइलिंग में आपको पता है कि जो बॉइलिंग है ना वो तो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे ही होगा, जिसको हम क्या बोलते थे? बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे। वहीं पे जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी लिक्विड। नेक्स्ट आता है बबल्स। क्या इनमें बबल फॉर्मेशन होता है? बेसिकली बॉइलिंग में क्या होता है? बबल फॉर्मेशन होता है। आपने देखा होगा जब कभी आप वाटर को इवेपोरेट करते हो घर पे, तो वाटर जब इवेपोरेशन उसके बॉइलिंग करते हो जब आप वाटर को, तो जब वाटर बॉईल होना शुरू हो जाता है तो उसमें बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन में कोई भी किसी भी तरह का बबल फॉर्म नहीं होता है। आई होप आपको ये 4 पैरामीटर्स अच्छे से समझ में आ गए हैं दोनों ही प्रोसेस के अंदर, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन में। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। कुछ और हमें यहाँ पे पैरामीटर्स गिवन है। तो सब नेक्स्ट आता है हमारे पास एनर्जी। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा यहाँ पे एनर्जी। बॉइलिंग में क्या होता है? जो सोर्स ऑफ हीट होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हमें अलग से यहाँ पे हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन में अलग से कोई हीट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है, ये हीट कहाँ से ले लेता है? सराउंडिंग से ले लेता है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? बॉइलिंग में टेम्परेचर रिमेन्स सेम ड्यूरिंग स्टेट चेंज। तो जैसा हमने पढ़ा था कि जब वाटर को हम 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर लेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, वो आगे इंक्रीज नहीं होगा। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन में टेम्परेचर क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। इसी वजह से इवेपोरेशन क्या शो करता था? कूलिंग इफेक्ट को शो करता था। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया है इन दोनों प्रोसेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। आगे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आपके 5 MCQs गिवन है। चलिए इन 5 MCQs को हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट MCQ हमारा आता है, व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय अ बर्नर
to boiling water than the temperature of water during vaporization. सो जब हम किसी बर्नर से बॉइलिंग वाटर को हीट देंगे, सो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब वेपराइजेशन होगा. सो टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा, टेम्परेचर डज नॉट राइज एट ऑल. सो टेम्परेचर इवेपरेशन वेपराइजेशन की प्रोसेस पे कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा. अब देखिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जब वेपराइजेशन होगा यानी कि बॉइलिंग हो रही है तो तब टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होगा. नाउ सेकंड आता है हमारे पास, द इवेपरेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन. तो किस कंडीशन में जो वाटर जो इवेपरेशन होगा वाटर का वो इंक्रीज करेगा. तो सबसे फर्स्ट, इंक्रीज इन सरफेस एरिया. अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है और राइज हो रहा है किसमें, टेम्परेचर में, तो तभी क्या होगा, इवेपरेशन ऑफ वाटर भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा. नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास, इफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज लार्ज देन इवेपरेशन विल बी. सो अगर लिक्विड का सरफेस लार्ज हो जाए सो इवेपरेशन क्या होगा, तो इवेपरेशन भी हमारा बढ़ जाएगा, तो इवेपरेशन भी ज़्यादा होगा. नेक्स्ट, चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम द सरफेस विदाउट हीटिंग इज कोल्ड. सो किसी लिक्विड का वेपर में चेंज होना कहाँ से, सरफेस से, बिना हीट किए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपरेशन. नेक्स्ट, इवेपरेशन टेक्स प्लेस एट. इवेपरेशन कब होगा, सो फ्रीजिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, या बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और एट ऑल टेम्परेचर. तो जो इवेपरेशन है हमारा वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन. सो आई होप बच्चों आपके क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं, क्लियर हो गए हैं. सो चलिए आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ इतने टॉपिक्स को कवर करते हैं. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर. सो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी, सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं, देन प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में. सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस. हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिचय यूट्यूब चैनल पे. सो बच्चों ये हमारी सेकंड क्लास है, चैप्टर नंबर 6, हीट एंड हीट ट्रांसफ़र की. सो हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स को स्टडी किया था रिगार्डिंग द हीट. देन हमने बॉइलिंग और वेपराइजेशन यू कैन से उसको हमने स्टडी किया. देन इवेपरेशन को हमने पढ़ा. देन हमने कुछ फैक्टर्स को स्टडी किया था. बेसिकली 4 फैक्टर्स थे जो इवेपरेशन के रेट को अफेक्ट करते थे. देन हमने डिफरेंस को स्टडी किया था, बॉइलिंग और इवेपरेशन में क्या डिफरेंस होता है. आफ्टर दैट हमने कुछ क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को स्टडी किया था जो आपके टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में गिवन थे. सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर. सो मैटर में कैसे एक्सपेंशन होता है. देखिए एक्सपेंशन का मीनिंग होता है इंक्रीज इन साइज. सो जब हम हीट करते हैं किसी भी मैटर को, अब मैटर आपको पता है मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो ये सभी क्या करती हैं, एक्सपेंड करती है जब हम इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं. तो एक्सपेंड करने का मतलब है कि इनके साइज में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. सो अब ऐसा क्यों होता है, तो चलिए अब हम उसको यहाँ पे स्टडी करते हैं. तो अब देखिए आप सभी को मालूम है कि जो मैटर होता है, मैटर स्मॉल टिनी पार्टिकल से मिलके बना होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं. तो बेसिकली जो ये एटम्स होते हैं ना, themselves do not expand but the volume they take up does. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी मैटर को हीट करेंगे तो जो उसके अंदर वो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो एटम्स हैं वो एक्सपेंड नहीं करेंगे, मतलब कि उनका साइज नहीं बढ़ेगा, बल्कि क्या होगा, वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाएगी. यानी कि जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना हीट करने के बाद, वो ज़्यादा स्पेस को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे. अब देखिए आप सभी को मालूम है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में एक इंटर पार्टिकल स्पेस होता है. सो जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे तो वो जो इंटर पार्टिकल स्पेस है ना वो इंक्रीज करता चला जाएगा, और जो मैटर होगा हमारा पर्टिकुलर, उसका उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी, और हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया है.
नाउ चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे। सो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, इट्स एटम्स वाइब्रेट फास्टर अबाउट देयर फिक्स्ड पॉइंट्स। एज अ रिजल्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स increases and the substance expands। तो जब कभी भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो जो उसके एटम्स होते हैं ना, वो और तेजी से वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं अपनी फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर। क्योंकि आपको मालूम है कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं ना, बहुत ही टाइटली क्लोजली क्या होते हैं, एक दूसरे से पैक्ड होते हैं। तो वो सिर्फ अपने फिक्स्ड पॉइंट पे ही वाइब्रेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम उनको हीट करेंगे तो क्या होगा, वो और तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। और जिससे क्या होगा, उन पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है ना, वो बढ़ जाएगा। जिससे उस मॉलिक्यूल का, उस मैटर का क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। और हम बोलेंगे कि वो मैटर क्या कर गया, एक्सपेंड कर गया। So the relative increase in the size of solids when heated is therefore small। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, तो सॉलिड्स के अंदर जो ये साइज में इंक्रीज होगा ना, ये सबसे क्या होगा, सबसे कम होगा। यानी कि सॉलिड्स सबसे कम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, अगर हम इनको कंपेयर करते हैं लिक्विड से या फिर गैसेस से। नाउ अब यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो मेटल रेलवे ट्रैक्स होते हैं हैव स्मॉल गैप्स सो दैट व्हेन द सन हीट्स देम द ट्रैक्स एक्सपेंड इनटू दीज गैप्स एंड डोंट बकल। तो आपने देखा होगा, जो रेलवे लाइंस होती हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, तो जहाँ पे दो रेलवे लाइंस या दो ट्रैक्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, तो उनके बीच में एक स्मॉल गैप प्रेजेंट होता है। तो गैप किस लिए वहाँ पे छोड़ा जाता है, ताकि जब सन की हीट से वो आयरन, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स मेटल के बने होंगे, तो जब वो रेलवे ट्रैक्स एक्सपेंड करे तो उनको एक स्पेस मिल जाए उस एक्सपेंशन के लिए। अदरवाइज अगर हम वहाँ पे कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो एक्सपेंड होके जो रेलवे लाइन है ना, वो डिसलोकेट हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए उन दोनों रेलवे ट्रैक्स या रेलवे लाइंस के बीच में जहाँ पे जॉइंट होता है, वहाँ पे एक छोटा सा एक गैप छोड़ा जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है एग्जाम्पल। अब हम आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे लिक्विड्स। सो लिक्विड्स एक्सपेंड फॉर द सेम रीजन, बट बिकॉज द बॉन्ड्स बिटवीन दैम separate molecules are usually less tight, they expand more than the solids। अब देखिए, लिक्विड्स भी बिल्कुल सॉलिड्स की तरह एक्सपेंड करेंगे, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या रहेगा, डिफरेंस ये रहेगा कि लिक्विड्स जो है ना, वो ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं सॉलिड से। क्यों? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या होती है, वो लेस स्ट्रोंग होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो इसी वजह से यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा क्या करेंगे, वो ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, यानी कि उनकी वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज करेगी। सो यही क्या होता है, यही रीज़न होता है, दिस इज द रीज़न प्रिंसिपल बिहाइंड लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर्स। An increase in temperature results in the expansion of the liquid and it rises up in the glass tube। तो यही होता है जो हमारा थर्मामीटर होता है। तो थर्मामीटर आप सभी को मालूम है, ये एक डिवाइस होता है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो थर्मामीटर के अंदर आपको मालूम है, इसके अंदर एक लिक्विड फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं मरकरी। तो बेसिकली मरकरी एक मेटल है, बट वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो जब कभी भी थर्मामीटर को किसी हॉट ऑब्जेक्ट या हॉट बॉडी के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो जो मरकरी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और फिर मरकरी क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। इसी वजह से हमें मरकरी का लेवल क्या हो जाता है, हमारा थर्मामीटर में वो राइज करता है, और हमें टेम्परेचर की क्या मिलती है, एक रीडिंग मिल जाती है। तो यही प्रिंसिपल वहाँ पे यूज किया गया है, जिस वजह से हमने थर्मामीटर के अंदर मरकरी मेटल को यूज किया है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है एक पॉइंट कंसेप्ट। अब चलिए, अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेट की, जो आती है हमारी गैसेस। सो अब आप सभी को मालूम है कि जो गैसेस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं विद इन गैसेस आर फर्दर अपार्ट एंड वीकली अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो जो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सबसे वीक होती है किसके अंदर, गैसेस के अंदर। और जो इंटर पार्टिकल या इंटर मोलिकुलर स्पेस होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है ना, वो बहुत ही क्या होती है, बहुत ही वीक हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है। सो इसी वजह से क्या होता है, हीट कॉजेज द मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर,
हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। अब आप सभी को मालूम है कि जो एनर्जी है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन और इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब कभी भी हम किसी गैस को हीट एनर्जी देते हैं तो वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, वो बहुत तेजी से क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना, मोशन करना शुरू कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे उनकी जो वॉल्यूम है ना गैस की, वो इंक्रीज कर जाती है मोर देन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम में किसमें इंक्रीज होता है, वो होती है हमारी गैसेस। इसी वजह से क्या होता है, जो गैसेस है ना बेस्ट एम्प्लॉयड इन हॉट एयर बैलून्स। तो आपने देखा होगा जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं जो, तो उनमें गैसेस को फिल किया जाता है, हीट किया जाता है उनको, जिससे कि वो बैलून्स क्या करते हैं, फिर वो हवा में ऊपर उड़ने लगते हैं। When air is heated, it expands and density decreases as a result balloon rises। तो जो एयर उनमें फिल की जाती है, जब उसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपेंड करती है, उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और बैलून हवा में ऊपर क्या कर जाता है, एटमॉस्फेयर में राइज कर जाता है। सो ये हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल था, कंसेप्ट था बिहाइंड द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर इन केस ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो अब आपको यहाँ से क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो सॉलिड्स हैं वो सबसे कम एक्सपेंड होते हैं और जो गैसेस हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होती है। कब, जब हम उनको हीट करते हैं। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे आगे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है एक बॉक्स के अंदर, डू यू नो। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या गिवन है। सो अ बाईमेटेलिक स्ट्रिप इज मेड ऑफ टू सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ मेटल स्ट्रक टुगेदर। तो देखिए बाईमेटेलिक स्ट्रिप का मतलब क्या हुआ कि दो मेटल से मिलके बनाई गई है उसको, मतलब कि दो स्ट्रिप्स हैं, दो पत्तियां हैं हमारी मेटल की अलग अलग, और उनको एक साथ हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब जो ये दो स्ट्रिप्स होगी ना, एक्सपेंड टू अ डिफरेंट एक्सटेंट व्हेन हीटेड। यानी कि अब हम यहाँ पे जो ये दो अलग अलग मेटल्स लेंगे ना, उनका जो एक्सपेंशन का रेट है ना वो अलग अलग होना चाहिए। यानी कि एक कम एक्सपेंड करेगा और एक क्या करेगा, ज्यादा एक्सपेंड करेगा। सो व्हेन द स्ट्रिप इज हीटेड, वन स्ट्रिप विल बी लॉन्गर देन द अदर। तो अब क्या होगा, जब हम इन स्ट्रिप्स को हीट करेंगे तो अब जो ज़्यादा जल्दी से एक्सपेंड हो जाएगी तो उसका साइज ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो कम रेट से एक्सपेंड करेगी उसका साइज छोटा रह जाएगा। देयरफॉर द बाईमेटेलिक स्ट्रिप विल बेंड। जिससे क्या होगा, जो बाईमेटेलिक की स्ट्रिप थी ना वो क्या हो जाएगी हमारी, वो बेंड हो जाएगी, वो मुड़ जाएगी वहां पे। This made this strip very interesting and is used in many equipments where a temporary connection is required like the alarms or bells। तो जो हमारी ऑटोमेटिक बेल्स होती है या जैसे कि हमारे फायर अलार्म्स होते हैं, ऑटोमेटिक फायर अलार्म्स होते हैं, तो उनके अंदर इस बाई मेटेलिक स्ट्रिप को क्या किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। सो अब जैसा आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट यहाँ पे लिया हमने, सो ऊपर हमने जो स्ट्रिप ली है वो कौन सी है हमारी, वो हमारी स्टील की है, और नीचे हमारी कौन सी है, कॉपर की है। अब जो कॉपर होगा ना हमारा, वो कम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाता है, वो एक्सपेंड कर जाता है, या आप बोल सकते हैं कि कॉपर ज़्यादा एक्सपेंड करता है किसके कंपैरिजन में, स्टील के कंपैरिजन में। तो जैसे हम इन दोनों को हीट करेंगे तो कॉपर ज़्यादा तेजी से क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, और जिससे आप देख सकते हैं कि ये जो मेटल स्ट्रिप है हमारी, ये क्या कर गई यहाँ पे, ये बेंड कर गई है। तो इसी कंसेप्ट को, इसी प्रिंसिपल की वजह से क्या किया जाता है, इस बाईमेटेलिक स्ट्रिप को हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में, डिवाइसेस में यूज करते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको भी बताए, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आता है ऑटोमेटिक फायर अलार्म। सो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया है बाईमेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सो कितने टाइप के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं। So basically, there are three ways in which we categorize thermal expansion.
लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। सो तीन तरह के हमारे थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। सो चलिए इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा लीनियर एक्सपेंशन। तो चलिए लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं हम यहाँ पे। सो द एक्सपेंशन अलोंग द लेंथ ऑफ द मटेरियल इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी मैटर को हीट करते हैं और हीट करने के बाद उसकी लेंथ में इंक्रीज हो जाए, तो हम उस एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आता है वायर्स का। तो जब हम वायर्स को हीट करते हैं बाय एनी मीन्स, किसी भी मीन्स से, मतलब किसी भी तरीके से हम उसको अगर हीट करते हैं तो उसकी लेंथ में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सो एक्सपेंशन इन द लेंथ ऑफ वायर्स इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही डायमेंशन में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसी वजह से हम बोल देते हैं कि जो लीनियर एक्सपेंशन है ना हमारे, ये क्या है? ये वन डायमेंशनल एक्सपेंशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डायमेंशन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। नाउ जो लीनियर एक्सपेंशन होता है ना, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो चलिए अब हम उन फैक्टर्स को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर आता है हमारा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट डालेगा लीनियर एक्सपेंशन पे? सो व्हेन टू रोड्स ऑफ द सेम मेटल हैविंग द सेम लेंथ आर हीटेड टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, द रोड हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर एक्सपेंड्स मोर देन वन हीटेड टू अ लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि आपने दो रोड दी है, एक ही तरह के मेटल की आपने दो रोड दी। जैसे सपोज एग्जांपल लो यहाँ पे आप कि आपने कॉपर की दो रोड ले ली है, दोनों ही सेम लेंथ की है हमारी, बट हम क्या कर रहे हैं? एक रोड को तो लो टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं और दूसरी रोड को हम हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं। तो जिस रोड को हम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे ना, वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, यानी कि उसकी लेंथ में इंक्रीज ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? जिस रोड को हम लो टेम्परेचर पे हीट करते हैं। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर है हमारा, या लीनियर एक्सपेंशन हम बोल सकते हैं, जो लीनियर एक्सपेंशन है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया है फर्स्ट फैक्टर। अब हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। तो सेकंड फैक्टर हमारा यहाँ पे आता है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द सॉलिड। सो जो सॉलिड हम लेंगे ना यहाँ पे, उसकी ओरिजिनल लेंथ पे भी डिपेंड करता है। सो किस तरह से डिपेंड करेगा देखते हैं। A longer rod of metal expands more than a smaller rod of the same metal when heated for the same amount of time। तो आपके पास दो मेटल की रोड थी, सेम मेटल की आप दो रोड लोगे, एक की लेंथ आप छोटी लोगे, एक की लेंथ आप बड़ी लोगे। जिसकी लेंथ हमारी क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी कि जो लॉन्गर रोड होगी वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगी किसके कंपैरिजन में? स्मॉलर रोड के कंपैरिजन में, अगर हम दोनों को सेम टेम्परेचर पे और सेम टाइम के लिए क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लीनियर एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द सॉलिड। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी सॉलिड की, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको ये सेकंड फैक्टर भी अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड फैक्टर पे, नेचर ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल हम लेंगे ना हमारा यहाँ पे, उसका नेचर कैसा है? देखते हैं। व्हेन टू रोड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स हैविंग द सेम लेंथ आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर, one road expands more than the other depending on the nature of the metal। जैसा भी हमने यहाँ पे पीछे एग्जांपल पढ़ा था डू यू नो के अंदर, यहाँ पे हमने एक स्टील और कॉपर की दो स्ट्रिप्स ली थी, सेम लेंथ की ली थी। तो अगर हम इन दोनों को सेम टेम्परेचर पे क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो क्या होगा? कॉपर की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ज़्यादा एक्सपेंड करता है कंपेयर टू द स्टील। इसका मतलब क्या हुआ
कॉपर के अंदर ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल के अंदर। तो नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब होता है कि किस तरह से दो डिफरेंट डिफरेंट, अगर मैं क्या लेता हूँ, सॉलिड्स लेता हूँ, तो उनके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे या कम एक्सपेंड करेंगे। अगर हम दोनों की सेम लेंथ लेते हैं, सेम टाइम के लिए हम उनको सेम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये थर्ड बी फैक्टर अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। नाउ अब आगे हमें एक और पॉइंट दिया हुआ है दैट इट इज दी वन डायमेंशनल चेंज। सो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जो लीनियर एक्सपेंशन है हमारा, ये वन डायमेंशनल चेंज होता है, क्योंकि एक टाइम पे यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज में चेंज हो रहा है, जो है हमारी लेंथ। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एक्सपेंशन। सो ये आता है हमारा सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है हमारा? सो दिस टर्म इज यूज्ड व्हेन एक्सपेंशन लीड्स टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सो जब कभी भी क्या होगा, हीट करने के बाद किसी भी मैटर के सरफेस एरिया में इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन आयरन प्लेट इज हीटेड, its area increases. It is a टू डायमेंशनल चेंज। तो जब कभी हम किसी आयरन प्लेट को, अब देखिए यहाँ पे रोड की बात नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए रोड का मतलब है कि उसकी लेंथ होगी। अब यहाँ पे प्लेट की बात हो रही है, तो प्लेट का मतलब है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों होगी, और लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब होता है एरिया। तो जब कभी भी सरफेस एरिया में इंक्रीज होगा, तो हम बोलेंगे वहां पे कौन सा एक्सपेंशन हुआ, सुपरफिशियल एक्सपेंशन हुआ। और यहाँ पे देखिए एक साथ लेंथ ब्रेथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसी वजह से हम इसको टू डायमेंशनल चेंज भी बोलते हैं। नाउ थर्ड टाइप का आता है हमारा यहाँ पे क्यूबिकल एक्सपेंशन। सो क्यूबिकल एक्सपेंशन का मतलब होता है व्हेन अ सॉलिड मेटल ब्लॉक इज हीटेड, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो अब देखिए हमने यहाँ पे एक ब्लॉक लिया है मेटल का। सो ब्लॉक का मतलब कि उसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। तो यानी कि जब तीनों में एक साथ चेंज होगा, और जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हमारी आती है वॉल्यूम। तो जब कभी भी हीट करने के बाद क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज होता है, वॉल्यूम में इंक्रीज होता है, तो हम बोलते हैं उसको क्यूबिकल एक्सपेंशन। सो दिस इंक्रीज इन द वॉल्यूम of the block is termed as cubical expansion. It is a थ्री डायमेंशनल चेंज। तो ये यहाँ पे हमारा कौन सा चेंज हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक साथ यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साथ चेंज हो रहा है। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको थ्री डायमेंशनल चेंज बोलते हैं। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गए हैं तीनों ही टाइप के ये एक्सपेंशंस हमारे। सो चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। तो अगेन आपको यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, डू यू नो। सो चलिए देखते हैं इस कॉलम के अंदर हमें क्या गिवन है। The thermal expansion of steel and concrete are almost सेम। सो देखिए जब स्टील और कंक्रीट में थर्मल एक्सपेंशन होता है ना, तो सेम रेट से होता है। दिस फैक्टर इंक्रीजेस द compatibility of two materials in any construction. They are capable to adjust with the thermal expansion and contraction. तो इसी जैसे अब आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन में जब कभी भी हम किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो मेनली हम वहाँ पे किसका यूज करते हैं, स्टील का यूज करते हैं और कंक्रीट का यूज करते हैं। तो अब क्यों हम उन्हीं दोनों का यूज करते हैं एक साथ, क्योंकि देखिए दोनों का जो रेट ऑफ एक्सपेंशन, या अगर हम बात करें रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सो दोनों ही क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। तो इसीलिए वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पेटेबल हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ वो बहुत अच्छे से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन आप सभी को मालूम होगा, एक्सपेंशन का मीनिंग होता है इंक्रीज इन साइज। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपली आपको समझने के लिए। सो एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग। तो एक्सपेंशन को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि जब साइज में इंक्रीज होगा, कब, हीट करने के बाद। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज ऑन
कूलिंग। तो जब हम किसी चीज को कूल करते हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, यानी कि उसका जो साइज है ना वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं ये पॉइंट्स। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। सो अब हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स की। तो अब हम सेपरेटली यहाँ पे स्टडी करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी। सो बहुत सारी यहाँ पे हमें एक्टिविटीज गिवन है, सो उन एक्टिविटीज को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। सो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, तो यहाँ पे डाउन साइड हमें एक्टिविटी शो है। सो देखते हैं उस एक्टिविटी को हम यहाँ पे। सो जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं ना सेम डायमेंशन के, जब हम उनको हीट करते हैं थ्रू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर, expand by different amounts. For example, brass expands 1.5 times more than steel, whereas aluminium expands twice as much as स्टील। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जितना स्टील एक्सपेंड करेगी, सपोज हीट करने के बाद जो स्टील थी ना, स्टील अपनी ओरिजिनल लेंथ का कितना हो गई, 2 टाइम्स हो गई, तो ब्रास कितना हो जाएगा, उसका 1.5 टाइम्स मोर क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम क्या करती है, स्टील से 2 टाइम्स क्या करती है, एक्सपेंड करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे इससे। नाउ चलिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी को। सो दिस एक्टिविटी वाज परफॉर्म्ड बाय द ग्रेवसैंड एंड इज कॉल्ड द बॉल एंड रिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये इस एक्टिविटी को किसने परफॉर्म किया था, ग्रेवसैंड ने परफॉर्म किया था, और इस एक्टिविटी को हम बॉल एंड रिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अब इस एक्टिविटी का एम क्या है हमारा, टू शो एक्सपेंशन इन सॉलिड्स एज अ रिजल्ट ऑफ हीटिंग। तो हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन होता है सॉलिड्स में, अब हम उस चीज को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। तो मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट हो गए यहाँ पे, एक मेटल की बॉल, एक रिंग with internal diameter such that the ball can just pass through it, a stand and a burner। तो एक रिंग लेनी है हमें यहाँ पे। अब रिंग का जो डायमीटर होगा ना वो इतना ही होना चाहिए कि बॉल जो है ना बस उससे पास हो जाए, ना उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो। सो देखते हैं अब हम प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम मेटेलिक बॉल लेंगे और एक मेटेलिक रिंग लेंगे, और जो डायमीटर होगा ना बॉल का शुड बी सच दैट इट इज जस्ट एबल टू पास द रिंग। नाउ अब जैसा आप देख सकते हैं, बिफोर हीटिंग, हीट करने से पहले, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ये बॉल है ना ये इजिली क्या कर रही है, इजिली इस रिंग के थ्रू पास हो रही है। क्यों, क्योंकि बॉल अभी कैसी है, कोल्ड है, वो ठंडी है अभी हमारी। नाउ अब हमें क्या करना है, हीट द बॉल ओवर अ बर्नर एंड ट्राई टू पास इट वंस अगेन थ्रू द रिंग। दिस टाइम द बॉल गेट्स स्टक इन द रिंग। अब हमें क्या करना है, बॉल को हीट करना है। अब आपको मालूम है कि जब हम बॉल को हीट करेंगे तो बॉल किसकी बनी है, हमारी आयरन की बनी हुई है, तो ये एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड करने का मतलब है कि इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हम सेकंड टाइम इसको पास करने की कोशिश करेंगे तो ये पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब इसका साइज बढ़ गया, इसका डायमीटर बढ़ गया, बट जो रिंग है, रिंग का डायमीटर तो हमारा क्या रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ से इस एक्टिविटी से हम शो क्या कर सकते हैं, सो आफ्टर ईटिंग द बॉल डज नॉट पास थ्रू द रिंग। तो हमने यहाँ पे हमारा क्या कंक्लूजन आया, दिस shows that the size or diameter of the ball, metal ball, has increased on heating। तो जब हमने उस मेटल बॉल को क्या किया, उसको हीट किया, तो उसका साइज या उसका जो डायमीटर है वो क्या कर गया, वो वहाँ पे इंक्रीज कर गया। सो आई होप बच्चों आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड एक्टिविटी की। तो सेकंड एक्टिविटी का एम है हमारा टू शो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एक्सपेंड बाय डिफरेंट अमाउंट्स व्हेन सप्लाइड द सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो जब हम सेम अमाउंट हीट की प्रोवाइड करेंगे किसी दो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को या सॉलिड्स को, तो वो डिफरेंट रेट से क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट हो गए, तो हमने एक एल्यूमिनियम की स्ट्रिप ली, एक आयरन की स्ट्रिप ली सेम लेंथ की, और एक हमने क्या किया, बर्नर लिया। नाउ अब हम उन दोनों स्ट्रिप्स को क्या कर देंगे, एल्यूमिनियम और आयरन की स्ट्रिप्स को दोनों को हम एक साथ ज्वाइन कर देंगे, और इससे हमारी क्या बन जाएगी, एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप बन जाएगी। अब हम इस बाई मेटेलिक स्ट्रिप को हीट करेंगे ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर, देन हम ऑब्जर्व करेंगे क्या होता है यहाँ पे।
सो ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिलेगी, जो स्ट्रिप है ना वो बेंड कर जाएगी सच दैट द एल्यूमिनियम ऑन द आउटर साइड ऑफ द कर्व इंडिकेटिंग दैट द एल्यूमिनियम एक्सपेंड्स मोर देन आयरन ऑन हीटिंग। तो जो एल्यूमिनियम है हमारा वो क्या होगा, वो ज्यादा हीट करेगा किसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में। सो अब यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला हमें, this shows that different types of solids expand by different amounts when supplied the same amount of heat। तो कंक्लूजन हमें ये मिलता है कि अगर हम डिफरेंट सॉलिड्स को क्या करेंगे, सेम अमाउंट की हीट से हीट करेंगे तो क्या होगा, वो डिफरेंटली क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे क्योंकि उनका नेचर ऐसा है। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा एक्सपेंड करता है किससे, आयरन से। सो आई होप बच्चों आपको ये एक्टिविटी भी अच्छे से क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है। नाउ चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज की जहाँ पे हम थर्मल एक्सपेंशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो देर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन डे टू डे लाइफ, उनमें से कुछ हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट गिवन है। सो चलिए अब हम उनको यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, ऑल ऑफ अस हैव सीन दी वुडन व्हील्स ऑफ बुलोक कार्ट्स एंड हॉर्स कार्ट्स, जिनको हम टोंगास बोलते हैं, हैविंग थिन आयरन रिम्स और थिन आयरन टायर्स अराउंड देम। तो आप सभी ने देखा होगा जो बुलोक कार्ट्स होते हैं, सो जो उनमें व्हील्स होते हैं ना, वुडन व्हील्स होते हैं, और इन वुडन व्हील्स के अराउंड क्या फिट होता है, आयरन रिम फिट होता है। So the iron rims are fitted around wooden wheels by the process of expansion on heating, followed by contraction on cooling. So हमें उन आयरन रिम्स को उन वुडन व्हील्स के ऊपर फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो उनको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। अब हीट करने से क्या होगा, हीट करने से वो एक्सपेंड करेंगे, उनका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो चलिए देखते हैं हम। सो द आयरन रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील अराउंड विच इट इज टू बी फिटेड। सो जो हमारा आयरन रिम होता है ना, हम उसको थोड़ा साइज में छोटा बनाते हैं किसके कंपैरिजन में, जो हमारा व्हील होता है, यानी कि जो व्हील का डायमीटर होगा थोड़ा सा बड़ा होगा किससे, आयरन रिम से। अब हम आयरन रिम को हीट करेंगे यूनिफॉर्मली बाय मेकिंग अ फायर ड्यू टू विच इट एक्सपेंड्स एंड बिकम्स समवट। Being bigger in size, the hot iron rim is easily put around the wooden wheel। तो जैसे ही हम इस आयरन रिम को हीट करेंगे तो ये एक्सपेंड करेगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब ये क्या हो गया है, साइज में थोड़ा बड़ा हो गया वुडन व्हील से। तो अब हम इजिली इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम व्हील के ऊपर आराम से क्या कर सकते हैं, इजिली इसको पुट कर सकते हैं। अब इसको हम फिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम क्या पोर करेंगे, कोल्ड वाटर को पोर करेंगे आयरन रिम के ऊपर। तो ये कोल्ड वाटर क्या कर देगा, उस आयरन रिम को कूल कर देगा, उसको ठंडा कर देगा। ऑन कूलिंग द हॉट आयरन रिम कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब कि वो स्लाइटली स्मॉलर हो जाएगा साइज में, और जब वो स्मॉलर होगा साइज में, अब वो किसके चारों तरफ फिटेड है, सो अब ये क्या कर लेगा, ये उस वुडन व्हील के साथ में टाइटली फिक्स हो जाएगा या उसको टाइटली फिट कर लेगा। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम आयरन रिम को फिक्स करते हैं ओवर दी और अराउंड दी वुडन व्हील। नाउ अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे। सो सेकंड पॉइंट में हमें यहाँ पे गिवन है द गैप इन रेलवे ट्रैक्स। सो जैसा मैंने अभी आपको पीछे भी बताया कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, सो उनमें क्या होता है ना, जो इंजीनियर्स होते हैं वो एक स्मॉल गैप को लीव करते हैं बिटवीन टू रेल्स टू compensate for the expansion of the rails during the hot day and contraction during the cold nights। तो दो रेलवे जॉइंट्स को उनके बीच में क्या किया जाता है ना, एक स्मॉल गैप को छोड़ा जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं फिगर 6.8 के अंदर, सो ये यहाँ पे क्या है, ये वो स्मॉल गैप है जिसको यहाँ पे छोड़ा गया है, किसके लिए, एक्सपेंशन ऑफ रेल्स इन हॉट वेदर। नेक्स्ट जो यहाँ पे ये
बोल्ट्स होते हैं, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इन बोल्ट्स भी जहाँ पे बोल्ट्स टाइट हुए हैं ना, तो यहाँ पे जो ये प्लेट है, इस प्लेट में भी क्या होते हैं ना, होल्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि जब एक्सपेंशन हो तो यहाँ पे भी ये इजीली एक्सपेंड कर सके, जिससे कि जो बोल्ट है ना उस पे कोई इफेक्ट ना पड़े यहाँ पे। अदरवाइज क्या होगा, अगर इस गैप को नहीं छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, बोल्ट्स जो है वो लूज हो जाएंगे और वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। सो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ये क्लियर हो गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। सो रोलर्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आयरन ब्रिजेस। तो जो हमारे आयरन के ब्रिज होते हैं, तो उन आयरन के ब्रिज में क्या होता है, जो एक एंड होता है वो तो फिक्स्ड होता है, और जो दूसरा एंड होता है ना उसको रोलर्स के ऊपर रखा जाता है। So rollers supports are commonly located at one end of long bridges. अब ऐसा क्यों किया जाता है? Because this allows the bridge structure to expand and contract with temperature changes. So जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन हो सकता है, वहाँ पे हॉट वेदर में एक्सपेंशन होगा और कोल्ड वेदर में वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जिससे क्या होगा, इजीली जो है ना वहाँ पे जो ब्रिज है वो इजीली एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को शो कर सके। तो इसी वजह से जो एक एंड होते हैं वहाँ पे वो तो क्या हो जाते हैं, तो बिल्कुल फिक्स रखे जाते हैं, और जो दूसरे एंड होते हैं वो किस पे होते हैं, हमारे रोलर्स पे होते हैं, क्योंकि रोलर्स रोल कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ पे फिगर में भी आपको यहाँ पे शोन है 6.9 के अंदर, दैट वन एंड ऑफ द आयरन ब्रिज रेस्ट ऑन रोलर्स टू अलो फॉर एक्सपेंशन इन समर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पे, जॉइंट्स इन कॉन्क्रीट रोड्स। जो कॉन्क्रीट रोड्स होती है, आपने देखा होगा अगर आपके घर के आसपास कहीं पे अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी कॉन्क्रीट रोड का, तो आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन करने के बाद सो वो क्या करते हैं, वो एक कटिंग मशीन से ना उसमें कट्स लगाते हैं। सो कुछ जॉइंट्स जो है ना कंक्रीट रोड पे उनको किया जाता है, ताकि वो क्या एलो कर सके, इजी मूवमेंट ऑफ कंक्रीट ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन एंड मॉइस्चर। अब अगर ये यहाँ पे इस तरह से गैप्स नहीं छोड़े जाएंगे या गैप्स नहीं बनाए जाएंगे, तो क्या होगा, रोड्स के अंदर बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे, और धीरे धीरे कंप्लीट जो रोड है हमारी वो क्या हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक फायर अलार्म। तो जैसा भी मैंने पीछे भी आपको समझाया, तो ऑटोमेटिक फायर अलार्म में क्या होता है ना, तो ऑटोमेटिक फायर अलार्म आपको मालूम होगा, तो ये एक हीट डिटेक्टर होता है जो रेस्पॉन्ड करता है हीट को टू फ्रॉम अ फायर बाय सेटिंग ऑफ एन अलार्म। तो बेसिकली क्या करता है, ये हीट को, अगर कहीं पे किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो ये ऑटोमेटिक फायर अलार्म टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, और ये वाटर स्प्रिंकलर्स को एक्टिवेट कर देगा, यानी कि पानी क्या होगा वहाँ पे स्प्रिंकलर्स के थ्रू स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा पूरे रूम में, बिल्डिंग के अंदर, तो जिससे कि अपने आप ही ऑटोमेटिकली आग वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। तो इन अलार्म्स को फिट किया जाता है बिल्डिंग्स के अंदर, ताकि अगर वहाँ पे कोई फायर एक्सीडेंट हो जाए तो इजीली ऑटोमेटिकली वहाँ पे आग को बुझा दे। तो बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप पे क्या होता है, ये बेस्ड होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक पूरा सर्किट होता है इस फायर अलार्म के अंदर, जिसमें एक बेल प्रेजेंट होती है, एक बैटरी कनेक्टेड होती है, और एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है। तो बेसिकली क्या होता है, अब आपको मालूम है कि जो बाई मेटल की स्ट्रिप है ना वो दो मेटल से मिलके बनी होती है, जहाँ पे एक मेटल ज़्यादा एक्सपेंड करता है दूसरे के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्या होगा, जब कभी भी ये एक्सपेंड करेंगे तो ये बैंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बाई मेटेलिक स्ट्रिप ये बैंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो बेसिकली फायर अलार्म के अंदर ना एक सर्किट बना होता है। अब बेसिकली सर्किट होता है इनकम्प्लीट। नाउ अब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट नाम का एक पार्ट होता है इस फायर अलार्म में। तो जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आएगी ना ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप, तो ये एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करके बेंड हो जाएगी, और बेंड होके ये किसके साथ में कांटेक्ट में आ जाएगी, जो एक कांटेक्ट वाला हमारा यहाँ पे पार्ट होता है, और तुरंत ही क्या हो जाएगा, सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा, और जो बेल है हमारी ये रिंग करना स्टार्ट कर देगी, और वहाँ पे क्या होगा, अलार्म सेट हो जाएगा अपने आप ही। सो इस तरह से हमारा क्या होता है, इस तरह से हमारा फायर अलार्म वर्क करता है।
सो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ये क्लियर हो गया है। नाउ अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक और पॉइंट गिवन है दैट ग्लास या ड्रिंक वेयर इज मेड अप ऑफ ग्लास मटेरियल with a certain amount of thickness. When you pour hot water into a glass which is at room temperature, तो जो इनर लेयर होती है ना ग्लास की, वो हीट को एब्जॉर्व कर लेती है और फिर क्या हो जाती है, वो एक्सपेंड कर जाती है। अब आप सभी को मालूम है कि जो ग्लास होता है ना वो एक गुड कंडक्टर नहीं होता है हीट का, यानी कि जो हीट है ना वो उसको कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू द ग्लास लेयर इज स्लो। तो जो ग्लास की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ना वहाँ पे, तो एक लेयर ने हीट को क्या कर लिया, वहाँ पे हीट को एब्जॉर्व कर लिया। अब वो उस हीट को ना कंडक्ट नहीं कर पाएगी दूसरी लेयर्स तक, क्यों? क्योंकि वो बैड कंडक्टर होती है या वो एक गुड कंडक्टर नहीं होती है, तो हीट बहुत धीरे धीरे से वहाँ पे क्या होगी, पास होगी। हेंस जो इनर लेयर है ग्लास की इज हॉट while the outer layer is still relatively cold. सो इसी वजह से जो हमारे ग्लासेस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, कॉफ़ी को, टी को या हॉट वाटर को पोर करके उनसे हम ड्रिंक करते हैं। तो यही कंसेप्ट होता है कि जो आउटर लेयर है उनकी, यानी कि जब हम बाहर से इस ग्लास को पकड़ेंगे तो ज़्यादा गर्म नहीं होगा एज कम्पेयर टू द इनर लेयर। So this temperature difference will cause the inner layer of the glass to expand significantly more than the outer layer, and this difference in the amount of expansion exerts a tremendous amount of pressure on the outer layer. If the glass is unable to hold up against the large pressure, the glass will crack. So अगर हम ग्लास को क्या करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे लार्ज प्रेशर के अगेंस्ट, तो फिर वो ग्लास क्या कर जाएगा, वहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। नाउ ऐसे आपने देखा होगा जो ओवरहेड केबल्स होते हैं, टू बी स्लैक सो दैट ऑन कोल्ड डेज व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट दे वोंट स्नैप और डी अटैच। तो जो हमारे वायर्स होते हैं, जिन वायर्स को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में, जो पोल्स पे लगे होते हैं, सो उनमें भी वहाँ पे इसी प्रिंसिपल को यूज किया जाता है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। सो आई होप बच्चों आपको ये सभी टॉपिक्स, कंसेप्ट्स, पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, क्लियर हो गए हैं। सो आज की क्लास को हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चंस आते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, इनको हम डिस्कस करेंगे। सो बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, देन प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल में। सो बच्चों ये हमारी थर्ड क्लास है चैप्टर नंबर 6 हीट ट्रांसफ़र की, और लास्ट क्लास के अंदर हमने थर्मल एक्सपेंशंस इन सॉलिड्स को स्टडी किया था, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस हमने पढ़ा था, एंड देन हमने कुछ एप्लीकेशंस को स्टडी किया था थर्मल एक्सपेंशंस की, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं या फिर हम उनको देखते हैं। सो आई होप आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सो अगर आपने क्लास सेकंड का जो लेक्चर है, क्लास सेकंड को अगर आपने नहीं अटेंड किया है, सो उसका लिंक मैंने यहाँ पे थर्ड लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने उन सभी टॉपिक्स को कवर किया था। सो आफ्टर दैट हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कुछ, पेज नंबर जो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 105 है, तो वहाँ पे आपको टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग गिवन है, सो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। सो चलिए अब हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एमसीक्यू दिए हुए हैं बेसिकली। सो द लेंथ ऑफ एन आयरन रोड इंक्रीजेस फ्रॉम 11 मीटर from 10 meter to 11 meter when kept over a burner flame. This increase in length is due to, सो एक आयरन रोड थी हमारे पास, वो जो 10 मीटर से 11 मीटर हो गई लेंथ में, जब हमने उसको एक बर्नर के ऊपर रख के हीट किया, तो ये जो इंक्रीज हुआ उसकी लेंथ में किस वजह से इंक्रीज हुआ, तो सिंपली हमने पढ़ा है लास्ट क्लास के अंदर लीनियर एक्सपेंशन को। तो लीनियर एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जब चेंज हो या एक्सपेंशन हो, कहाँ पे, लेंथ के अंदर। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट। नाउ सेकंड वन,
Gaps are left in railway tracks to compensate थर्मल एक्सपेंशन ड्यूरिंग। सो जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनमें बीच में गैप्स रखा जाता है ताकि वो थर्मल एक्सपेंशन को क्या कर सके, होल्ड कर सके। तो कब होगा थर्मल एक्सपेंशन? सो ये होता है हमारा हॉट सीजन के अंदर। सो जब हमारा सीजन क्या होगा, हॉट होगा, टेम्परेचर हाई होगा। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नाउ थर्ड, an increase in breadth, length and thickness of a substance is due to। सो अगर किसी सब्सटेंस की लेंथ में, ब्रेथ में, थिकनेस में इंक्रीज हो रहा है तो ये किस वजह से होता है? तो ये होता है हमारा थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ फोर्थ आता है हमारा, एन ऑटोमेटिक फायर अलार्म इज अ। तो जो ऑटोमेटिक फायर अलार्म होता है वो क्या है? तो बेसिकली वो हमारा एक हीट डिटेक्टर होता है, क्योंकि वो हीट को डिटेक्ट करके अलार्म को सेट करता है। नाउ फिफ्थ आता है हमारा, वायर्स ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स आर गिवन सम सैग टू प्रिवेंट ब्रेकिंग इन। तो हमने लास्ट पॉइंट ये स्टडी किया था कि जो पोल्स पे, जो इलेक्ट्रिक पोल्स पे जो वायर्स होते हैं उनमें थोड़ा सा सैग यानी कि थोड़ा सा गैप दिया जाता है जॉइंट्स में, जहाँ से वो जॉइन होते हैं। तो वो किस वजह से होता है? ताकि ब्रेकिंग ना हो सके। कब? सो बेसिकली कब हमारा, जो हमारे विंटर्स होते हैं हमारे, यानी कि जो कोल्ड डेज होते हैं उनमें। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं। सो ये आप अपने बुक में टिक कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। तो किस तरह से लिक्विड्स के अंदर थर्मल एक्सपेंशन होता है? तो जैसे हमारे सॉलिड्स होते हैं ऐसे सेम लिक्विड्स भी एक्सपेंड करते हैं हीट करने पे। बट यहाँ पे क्या होता है, देयर वॉल्यूम इंक्रीजेस, यानी कि क्यूबिकल एक्सपेंशन वो शो करते हैं जब हम उनको क्या करते हैं, हीट करते हैं। सो एक कॉमन एग्जांपल यहाँ पे मैं गिवन है जो हमने पीछे भी पढ़ा है, जो होता है हमारा थर्मामीटर। सो थर्मामीटर में आप सभी को मालूम है उसके अंदर लिक्विड मेटल होता है, मरकरी। तो जैसे ही जो थर्मामीटर का बल्ब होता है वो हीट के कांटेक्ट में आता है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जो लिक्विड होता है उसके अंदर वो क्या कर जाता है, वो एक्सपेंड कर जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है, जिस तरह से हमने पढ़ा कि डिफरेंट सॉलिड्स डिफरेंट रेट से एक्सपेंड करते हैं, सेम किसके अंदर होता है, सेम हमारा लिक्विड्स के अंदर भी होता है। So different liquids have different rates of expansion for the same rise in temperature। तो अगर हम different liquids को सेम रेट से हम क्या करते हैं, हीट करते हैं सेम टाइम के लिए, तो वो डिफरेंशियली क्या करते हैं, वो हीट करते हैं। सो चलिए अब यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज गिवन है। सो उन एक्टिविटीज को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी में हमें यहाँ पे गिवन है टू ऑब्जर्व एक्सपेंशन इन लिक्विड। तो इस एक्टिविटी का जो एम है वो क्या है, वो किसको ऑब्जर्व करना है, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स को। अब देखते हैं मटेरियल्स, क्या क्या मटेरियल्स हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। सो एक ग्लास फ्लास्क हमें चाहिए, फिटेड विद वन होल्ड रबर कोर्क, अ थिन ग्लास ट्यूब एंड वाटर। तो ये हमें यहाँ पे मटेरियल्स रिक्वायर होंगे। अब क्या प्रोसीजर होगा हमारा, तो सबसे पहले हमें एक फिक्स करना होगा एक कैपिलरी ट्यूब को, जो किससे पास होगी, कॉर्क से पास होगी इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। तो ये हमारे पास यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क हो गई, और ये ऊपर यहाँ पे कॉर्क हो गई, और इस कॉर्क में एक होल था जिसके थ्रू हमने एक कैपिलरी ट्यूब को पास कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस बॉटम फ्लास्क के अंदर इसको पानी से आधा भर लेंगे हम, और कैप्ट ऑन दी वायर गेज। तो ये हमारा वायर गेज होता है, ये हमारा स्टैंड है, और ये हमारा यहाँ पे बर्नर हो गया। तो बर्नर क्या करेगा, हीट करेगा। तो बेसिकली क्या होगा, फ्लास्क को जैसे ही हम हीट करेंगे एक स्प्रिट लैंप या बर्नर की हेल्प से, तो हम देखेंगे कि जो वाटर है ना, वो वाटर हीट होते ही क्या करेगा, इस कैपिलरी ट्यूब में एक्सपेंड करना शुरू कर देगा। यानी कि अब देखिए ए पॉइंट जो है ना, ये इनिशियल लेवल था वाटर का कैपिलरी ट्यूब में, लेकिन जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे तो जो वाटर है ना वो एक्सपेंड होगा, लिक्विड है एक्सपेंड होगा, तो उसका जो लेवल है ना इस ट्यूब के अंदर वो एक्सपेंड करता चला जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो भी हमारे एक्सपेंड करते हैं हीट करने पे। सो आई होप बच्चों आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड एक्टिविटी पे। तो सेकेंड एक्टिविटी का एम है हमारा टू स्टडी द रिलेटिव एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स लेते हैं, उनको सेम टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो कैसे वो वहाँ पे एक्सपेंशन को शो करते हैं।
तो मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर होंगे हमें यहाँ पे, तो हमें 3 आइडेंटिकल राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क लेनी है विद नैरो स्टेम, यानी कि जो उनका अपर पोर्शन होगा बहुत ही पतला होना चाहिए, कैपिलरी ट्यूब की तरह होना चाहिए। और हम 3 डिफरेंट लिक्विड्स लेंगे, ऑयल, वाटर एंड अल्कोहल, और एक वाटर बाथ लेंगे। अब वाटर बाथ का मतलब है कि हम जो वाटर बाथ होगी ना वो हमारी क्या होगी, उसको हम हीट करेंगे, यानी कि जो वाटर होगा वो गर्म हो जाएगा, हमारा पानी गर्म हो जाएगा, और फिर हम इन तीनों फ्लास्क को क्या कर देंगे, उस पानी के अंदर रख देंगे। क्यों? क्योंकि अब ऐसा हम डायरेक्टली इनको हीट क्यों नहीं कर रहे हैं बर्नर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमारी एल्कोहल है, और एल्कोहल आपको पता है ये फ्लेमेबल लिक्विड होता है, यानी कि आग को पकड़ लेगा इजीली, ये जलना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए हम इनको डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या होगा हमारा, सो हम इन तीनों आइडेंटिकल राउंड बॉटम फ्लास्क को फिल कर देंगे, एक को करेंगे वाटर से, एक को अल्कोहल से, और एक को ऑयल से, और सेम अमाउंट लेंगे, यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम लेंगे। देन हम उनको अरेंज कर देंगे उस वाटर बाथ के अंदर, और हम वाटर को क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जैसे हम वाटर को हीट करेंगे तो जो हीट है वो हमारी इन तीनों फ्लास्क के पास भी पास होगी। तो जैसे ही वाटर, अल्कोहल और ऑयल को, जो बॉटम फ्लास्क है हमारी, इनके अंदर हीट ट्रांसफर होगी, तो ये तीनों क्या कर देंगे, इन तीनों का लेवल उस ट्यूब के अंदर, जो नैरो स्टेम है इस फ्लास्क की, उसके अंदर वो एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे। और हम देखेंगे तीनों का जो एक्सपेंशन है, जो लेवल है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो जैसा आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे, सो सबसे ज्यादा कौन एक्सपेंड कर रहा है, सबसे ज्यादा एक्सपेंड कर रही है हमारी अल्कोहल, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। देन सेकंड हमारा कौन एक्सपेंड कर रहा है, ऑयल, और सबसे कम कौन, किसने एक्सपेंशन किया, ये है हमारा वाटर। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं वो डिफरेंट रेट से क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, जब हम उनको सेम अमाउंट से क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट को प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है, एक्टिविटी सभी को क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो गैसेस में किस तरह से हमारा यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन होगा। जिस तरह से हमने पढ़ा कि जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, वो एक्सपेंड करते हैं, सेम ऐसे ही हमारी गैसेस भी क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं। नाउ अब जो गैसेस है ना वो क्या एक्सपेंशन शो करेंगी, वो क्यूबिकल एक्सपेंशन शो करती हैं। नेक्स्ट थिंग, जो गैसेस हैं हमारी वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। चलिए अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी गिवन है, उस एक्टिविटी को हम देखते हैं। एक्टिविटी का हमारा एम है टू शो दैट गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जो गैसेस हैं वो भी एक्सपेंड करती हैं हीट होने पे। क्या मटेरियल्स हमें रिक्वायर होंगे यहाँ पे, तो एक मेटल की कैन लेनी है हमें, एक बैलून लेना है, एक बंसन बर्नर लेना है, एक ट्राइपॉड स्टैंड हमें लेना है, वायर गेज हो गया हमारा। तो ये सब चीजें हमें लेनी है। अब क्या प्रोसीजर होगा हमारा यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो बैलून है बैलून को हमें फिक्स करना होगा अराउंड द नेक ऑफ द एम्प्टी मेटल कैन। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, तो हमने यहाँ पे बैलून को फिक्स कर दिया। नाउ हीट द कैन बाय यूजिंग द बर्नर। तो अब हम इस कैन को कहाँ पे रख देंगे, बर्नर के ऊपर रख देंगे, और बर्नर को हम ऑन कर देंगे, तो जिससे क्या होगा, ये कैन हीट होना शुरू हो जाएगी। अब आपको मालूम है कि इस मेटल कैन के अंदर ना एयर प्रेजेंट होगी, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो जिसके अंदर एयर होगी वो भी हीट होगी, और हीट होने की वजह से एयर क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। अब उसको एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। अब आपको मालूम है कि जो बैलून होता है ना फ्लेक्सिबल स्ट्रेचेबल होता है, तो जो एयर है ना ये अब वो स्पेस कहाँ पे ढूंढेगी, ये बैलून के अंदर ढूंढेगी। तो धीरे धीरे जो एयर है ना वो बैलून के अंदर फिल होना शुरू हो जाएगी। बैलून का साइज क्या हो जाएगा, बैलून का साइज इंक्रीज कर जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ, हमें हमें क्या कंक्लूजन मिला कि जो एयर है, एयर भी हमारी एक्सपेंड करती है जब हम उसको हीट करते हैं। आई होप बच्चों आपको ये एक्टिविटी भी अच्छे से क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है। यहाँ पे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सभी टॉपिक्स हमने चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स गिवन है, समरी गिवन है, यहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। समरी से आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा चैप्टर का। कीवर्ड्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस गिवन है जो आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी यूज होगी। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पोर्शन पे। तो एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे आते हैं
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आते हैं हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज है हमारे। तो सबसे फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम यहाँ पे, इवेपरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम। तो इवेपरेशन कहाँ से होगा? तो इवेपरेशन आपको याद रखना है, हमने पढ़ा था कि जो इवेपरेशन है ना हमारा, ये सरफेस फिनोमिना होता है। दैट मीन्स ये हमेशा लिक्विड के सरफेस से होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नाउ सेकंड आता है हमारा, चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट अ फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो जब कोई लिक्विड वेपर में चेंज होगा किसी एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सो जब थर्मल एक्सपेंशन होगा तो हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, तो अब हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी होगी। तो सबसे फर्स्ट हमें दी हुई है, स्मॉलर रोड ऑफ मेटल एक्सपेंड्स मोर देन अ लॉन्गर रोड ऑफ मेटल। सो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो लीनियर एक्सपेंशन होता है ना, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रोड। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा एक्सपेंशन होगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड आता है हमारा, अ लॉन्गर रोड ऑफ मेटल एक्सपेंड्स मोर देन ई स्मॉलर रोड ऑफ द मेटल। सेम मेटल, तो अगर हम दो सेम मेटल ले रहे हैं, एक रोड हम ले रहे हैं लार्जर और एक ले रहे हैं स्मॉलर, तो कौन ज्यादा एक्सपेंड करेगा? लार्जर रोड एक्सपेंड करेगी हमारी। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नाउ फोर्थ पे मूव करते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो सभी को मालूम है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे, इवेपरेशन फ्रॉम सरफेस ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स ऑन। तो इवेपरेशन किस पे डिपेंड करता है? तो 3 फैक्टर्स हमने पढ़े थे, टेम्परेचर, विंड, नेचर ऑफ लिक्विड एंड सरफेस एरिया। अब यहाँ पे हमें 3 गिवन है, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ हमें गिवन नहीं है, सिर्फ 3 हमें यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है, ए बी एंड सी। तो ये ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, तो इट मीन्स हमारा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा करेक्ट। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज। तो जब वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, एट हाई टेम्परेचर इवेपरेशन इज डैश। सो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हमने पढ़ा था कि जो इवेपरेशन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपरेशन भी उतना ही बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, फास्ट। सो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। सो आई होप बच्चों आपको सभी एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स। तो चलिए फिलअप्स को हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट फिलअप है हमारा, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो जब एक लिक्विड गैस में चेंज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। क्योंकि बॉइलिंग में क्या रिक्वायर होता है? एक कांस्टेंट टेम्परेचर हमें रिक्वायर होता है। नेक्स्ट, इवेपरेशन इज फॉलोड बाय गैस इफेक्ट। तो इवेपरेशन से कौन सा इफेक्ट होता है? तो ये होता है हमारा कूलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट, बॉइलिंग इज अ डैश फिनोमिना। बॉइलिंग कैसा फिनोमिना है हमारा? तो बॉइलिंग होता है हमारा बल्क फिनोमिना, क्योंकि ये कंप्लीट लिक्विड के अंदर होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन आयरन रोड और हीटिंग इज टर्म्ड एज। सो जब इंक्रीज होगा लेंथ में आयरन रोड की, सो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ द सब्सटेंस। तो ये डिपेंड करता है नेचर पे। जिस तरह का नेचर होगा लिक्विड का, उसी रेट से वो क्या करेगा, जिस तरह का भी नेचर होगा हमारा, चाहे वो लिक्विड हो सॉलिड हो, तो वो उसी रेट से एक्सपेंड करता है। तो हमारे यहाँ पे फिलअप्स कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं फिलअप्स। नाउ अब नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे, मैच दी फॉलोइंग। तो मैच दी फॉलोइंग में सबसे फर्स्ट है हमारा इवेपरेशन। सो इवेपरेशन क्या होता है हमारा? सो इवेपरेशन हमारा सरफेस फिनोमिना होता है। सो बी ए के साथ मैच 1 के साथ मैच करेगा।
नेक्स्ट आता है हीट। सो मैं इनको डिफरेंट कलर से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। सो इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना हो गया हमारा। नाउ हीट। सो हीट क्या होता है हमारा? हीट क्या करेगा? हीट हमारा इवेपोरेशन कोज करता है। दैट मीन्स सेकंड मैच करेगा सी के साथ में। नेक्स्ट थर्मल एक्सपेंशन। सो थर्मल एक्सपेंशन से क्या होगा हमारा? थर्मल एक्सपेंशन से चेंज इन डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर। सो थर्ड हमारा मैच करेगा डी के साथ में। नाउ अब हमारा क्या रह गया? फोर्थ रह गया बॉइलिंग। सो बॉइलिंग में क्या होता है हमारा? बबल फॉर्मेशन होता है। बबल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सो फोर्थ हमारा मैच करेगा ए के साथ में। सो आई होप बच्चों आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे आते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो सब्जेक्टिव टाइप में सबसे फर्स्ट आते हैं हमारे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। सो इन सभी शॉर्ट क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैंने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। सो आप वहाँ से उनको कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे उसको पूछ सकते हैं। सो मैं उसको कमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरी को एज सुन एज पॉसिबल मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ये सभी क्वेश्चन 12 क्वेश्चंस हमारे गिवन है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो इन सभी के सॉल्यूशंस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। तो इन 6 क्वेश्चंस के भी मैंने सॉल्यूशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए हुए हैं। सो वहां से आप इनको भी कॉपी कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारे पास आता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। सो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पे हमें गिवन है वाटर इज केप्ट इन 4 वेसल्स P, Q, R एंड S. In which vessel the rate of evaporation is highest? एक्सप्लेन। सो हमें 4 वेसल्स गिवन है और इन 4 वेसल्स में वाटर को हमने रखा हुआ है। अब हमें बताना है कि किस में रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगा और क्यों होगा। यहाँ पे बेसिकली जो हमारी वेसल आर है ना, तो इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे हाई होगा। अब क्यों होगा? तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखिए चारों को कंपेयर करते हैं। तो जो P एंड R है उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? Q एंड S के। दैट मीन्स Q एंड S तो यहाँ पे कैंसिल ही हो गई, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे होंगे ही नहीं कैसे भी। अब P एंड R में सरफेस एरिया तो दोनों में सेम है, बट फिर R क्यों होगी? क्योंकि R आप देख सकते हैं यहाँ पे किसके अंडर रखी हुई है? एक मूविंग फैन के अंडर रखी हुई है। अब इसकी वजह से क्या हुआ? विंड स्पीड बढ़ गई हमारे यहाँ पे। तो अब आपने पढ़ा है रेट ऑफ इवेपोरेशन के अंदर कि विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा हमारा? ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज R इज अंडर द फैन। ये यहाँ पे इसका रीजन हो जाएगा कि क्यों R के अंदर रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगा। बिकॉज R इज अंडर द फैन ड्यू टू विच विंड स्पीड इंक्रीजेस एंड हेंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिए हुए हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सो आप वहां से उनको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं। आगे आपको यहाँ पे एक वर्कशीट गिवन है। वर्कशीट में आपको यहाँ पे ए पार्ट में गिवन है गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। उन स्टेटमेंट्स के लिए आपको क्या करना है? एक 1 वर्ड आपको देना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हमारा वो प्रोसेस होता है जहाँ पे एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। नेक्स्ट लिक्विड एक्सपेंड्स मोर देन। लिक्विड किससे ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं? तो लिक्विड्स हमारे सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं बट गैसेस से कम करते हैं।
इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ मेटल ब्लॉक ऑन हीटिंग। सो जब हम किसी मेटल ब्लॉक को हीट करते हैं और उसकी वॉल्यूम में इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यूबिकल एक्सपेंशन हो जाएगा। फोर्थ आता है ऑल्सो कोल्ड हिडन हीट। तो किसको हम हिडन हीट बोलते हैं? सो ये होती है हमारी लेटेंट हीट। सो जो हमारी लेटेंट हीट होती है ना, उसी को हम हिडन हीट भी बोलते हैं। अ सरफेस फिनोमिना। सो कौन सा फिनोमिना होता है सरफेस से? सो अगेन वो हमारा हो जाएगा इवेपरेशन। इवेपरेशन हमारा एक सरफेस फिनोमिना भी होता है। नेक्स्ट बल्क फिनोमिना। सो बल्क फिनोमिना किसको बोलते हैं हम? तो ये होता है हमारा बॉइलिंग। बॉइलिंग को हम बल्क फिनोमिना भी बोलते हैं। टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस स्टेट ऑन हीटिंग। सो कौन सा टेम्परेचर होता है जब एक लिक्विड अपनी स्टेट को चेंज करता है? तो इसको हम बोलते हैं वो टेम्परेचर कौन सा होता है? तो उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट पे एक लिक्विड क्या करता है? अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। देन मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। सो जो मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। सो यहाँ पे ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। सो आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। नाउ बी पार्ट में हमें यहाँ पे बोला हुआ है राइट एन एक्टिविटी दैट डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट लिक्विड्स एक्सपेंड डिफरेंशियली। सो एक एक्टिविटी आपको लिखनी है यहाँ पे, जिसमें क्या शो करना है आपको कि जो डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं वो डिफरेंट रेट से एक्सपेंड करते हैं। सो ये एक्टिविटी आपको कहाँ पे गिवन है? सो आपकी बुक के अंदर जो आपका बुक है, बुक के अंदर जो पेज नंबर 106 है, आई होप आपकी बुक में पेज 106 जो गिवन है उस पे एक्टिविटी गिवन है। सो जो हमने इसी क्लास के अंदर स्टडी की है, चलिए देखते हैं। सो ये हमारी वो एक्टिविटी है। सो जो एक्टिविटी पेज 106 पे गिवन है, सो ये एग्जैक्ट एक्टिविटी आपको यहाँ पे राइट डाउन करनी है। और इस एक्टिविटी का क्या एम था हमारा? टू स्टडी द रिलेटिव एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। सो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, वहां से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। सो पेज नंबर 106 पे जो आपकी क्या है एक्टिविटी है और जिसका एम क्या है? टू स्टडी दी relative expansion of different different types of liquids। तो ये आपकी वो एक्टिविटी है, सो जिसको आप कॉपी कर सकते हैं वहां से पेज नंबर 106 से। सो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 6। सो आई होप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी और चैप्टर से, किसी और टॉपिक से रिलेटेड, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।